नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, प्रखर दोपहरी की संध्या में आप सभी का हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, ये आप सभी की हाइली डिमांड पर बना रहा हूँ। आप सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं परेशान कर दिया है, मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि आपके इतने सारे कॉल, मैसेजेज़ आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो पे आगे बनाऊँ इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा जिनके भी पास मेरा मोबाइल नंबर कहीं से मिल चुका है, तो कृपया आप मुझे बेवजह में यूँ ही कॉल ना करें छोटी-छोटी बातों को पूछने के लिए। अधिकतर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें और मेरी कोशिश रहती है कि आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाए, इसलिए कॉल करने से कृपया बचें। हाँ, जिन लोगों ने रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करा रखा है और अभी तक उनको हार्ड कॉपी नहीं मिली है मेरे माध्यम से, तो वो लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, चूँकि उनका अधिकार है अपने हार्ड कॉपी के बारे में जानने का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण है कई मायनों में। सबसे पहले तो उनके लिए ख़ास है, जिनकी जॉइनिंग होने वाली है उनके बारे में जिनका रिज़ल्ट प्रकाशित हो चुका है उनके बारे में। दूसरी जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है, जिनका चयन नहीं हुआ है, उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि वो लोग भी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरा 1 नंबर से चूक गया, 2 नंबर से चूक गया, तो कुछ को ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे संग ही कुछ ऐसा गलत किया गया आयोग के द्वारा मनमानी ढंग से। तो वो ऐसे अभ्यर्थी क्या करें और भी बहुत सी चीज़ों पे बात करेंगे। आरटीआई आयोग को कैसे डालें, आपको सूचनाएँ कैसे प्राप्त हों? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आरटीआई डालते हैं और उनको सूचना ही आयोग नहीं देती है। तो वो कैसे करें कि उनको सूचनाएँ भी समय पे प्राप्त हो जाएँ? कब आरटीआई डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, क्या प्रोसीजर है? और भी जो भी चीज़ें मुझे याद आते जाएँगी, आपके समक्ष सभी प्रश्नों के कौतूहल को आपको दूर करते जाऊँगा। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट क्या है? तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि साइकोलॉजी का रिज़ल्ट प्रकाशित हो चुका है। बहुत सारे ऐसे होनहार अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका चयन हो चुका है और बहुत सारे ऐसे भी होनहार अभ्यर्थी थे जिनका दुर्भाग्यवश चयन नहीं हो सका है। जिनका चयन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर थे किसी प्रकार से या फिर उनकी में गुणवत्ता नहीं थी। उनके में भी वही गुणवत्ता थी जिनका चयन हो रखा है। एक्चुअल में आप सभी अवगत हैं कि यहाँ पे चयन प्रक्रिया कैसे हो रही थी, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पे, एपीआई के आधार पे। तो दुर्भाग्यवश कहीं न कहीं ऐसे अभ्यर्थी जो कि पूर्ण रूप से वो क्वालिटी वाले थे, नेट थे, जेआरएफ थे, लेकिन किन्हीं की पीएचडी पूरी नहीं थी और किन्हीं की पीएचडी पूरी थी तो उनके पास नेट जेआरएफ नहीं था दुर्भाग्य से। और किन्हीं के पास नेट जेआरएफ भी था, पीएचडी भी था, तो 1-2 रिसर्च पेपर नहीं थे। तो कई कारण थे एपीआई इंडेक्स कम होने के, कई लोगों के रिसर्च पेपर पर भी नंबर काटे गए, उस पे भी बात करेंगे आज रिसर्च पेपर पे सॉरी एक्सपीरियंस पे भी बात करेंगे कि कैसे एक्सपीरियंस पेपर पे भी नंबर काटा जा रहा है। तो चलिए जिनका चयन हुआ उनके संग भी बहुत उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएँ और जिनका चयन नहीं हो सका, अब आपको क्या करना होगा और आगे बढ़ूँ एक चीज़ और बता दूँ, आप में से जिनका भी चयन हुआ है, खासकर साइकोलॉजी के अभ्यर्थी, आप ये ना समझें कि आपका चयन हुआ है, आपके लिए बहुत आपकी उपलब्धि ही केवल इसमें है, ऐसा नहीं है। आपके चयन होने के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया है, तब जाकर के आपका चयन हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कई लोगों के बलिदान के बाद आपका चयन हुआ है? आपको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि अब तक साइकोलॉजी विषय के पहले जितने भी विषय के रिज़ल्ट प्रकाशित किए गए हैं, जितने के भी साक्षात्कार लिए गए हैं, उनमें से एपीआई इंडेक्स जब निर्धारित किया जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों के रिसर्च पेपर पर नंबर काट दिए जा रहे थे। और रिसर्च पेपर पर नंबर क्यों काटे जा रहे थे? आयोग का ये मानना था कि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ऐसी चीज़ें लगेंगी कि रिसर्च पेपर पे नंबर काटा जाना चाहिए तो वो नंबर काट सकते हैं। इस चीज़ को इस चैनल ने अर्थात मैंने पर्सनली बहुत प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था और इसका परिणाम यह था कि बहुत सारे लोगों ने केस वगैरह किया था। अगर लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल की बात करें, बहुत सारे विषय के बहुत अच्छे-अच्छे लोगों का चयन नहीं हुआ है। मुझे आज याद आता है हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे राजीव कुमार रंजन जी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस वहाँ पे डला हुआ है, आप चाहेंगे तो जाके देख सकते हैं। बहुत ही गोल्ड मेडलिस्ट अभ्यर्थी, गांधीयन थॉट विषय के अभ्यर्थी और उनके न चयन होने की कोई कारण ही नहीं है कि उनका चयन ना हो। और जितने अभ्यर्थी का चयन हुआ है, आज भी मेरी राजीव रंजन जी से बात होती है। जब सेमिनार वगैरह में उनसे मिलते हैं, तब वो जानते होंगे कि उनकी क्या क्वालिटी थी जिनका चयन हुआ और राजीव रंजन जिनका चयन नहीं हुआ, उनकी क्या क्वालिटी थी। ऐसे ही बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, पूजा जी हैं हिंदी में, उनका मात्र 2 नंबर से चूक गया। ये सब ऐसे-ऐसे होनहार लोग थे जिनका रिसर्च पेपर और सभी चीज़ें थीं। राजीव रंजन जी के जिनके बारे में बात कर रहा हूँ,
उनके स्पीच को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा सुना गया था और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इतने उम्दा व्यक्ति जिसके बारे में मैं क्या कहूँ? लेकिन दुर्भाग्य से उनका चयन नहीं हो सका। जानते हैं क्यों नहीं चयन हुआ? इसलिए चयन नहीं हुआ क्योंकि उनका एक रिसर्च पेपर में नंबर काट दिया गया था। और दुर्भाग्य की ये बात है कि जिस रिसर्च पेपर में नंबर काटा गया था, सेम उसी जनरल का एक रिसर्च पेपर मान्य किया गया। एक्चुअल में उन्होंने अलग-अलग सत्र में 2 रिसर्च पेपर लगाए। एक रिसर्च पेपर को स्वीकार किया गया, एक रिसर्च पेपर को स्वीकार नहीं किया गया। यह अकेले ऐसे नहीं थे, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। सेम रिसर्च पेपर में अगर सेम आर्टिकल में आप अलग-अलग एडिशन में लगाए थे, तो आयोग द्वारा नंबर काट दिया जा रहा था। हिंदी में ऐसा हुआ है, मैथिली में हुआ है, किस विषय में मैं बताऊँ नहीं हुआ है। सारे के मेरे पास आरटीआई उपलब्ध हैं। लगभग सभी विषयों के जिसके नंबर कटे हुए हैं, प्रमुखता से मैंने हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल पे भी दिखाया और मेरे पास सभी के आरटीआई उपलब्ध हैं। सब में ही नंबर काटा गया है। एक साइकोलॉजी ही वो विषय था जिसमें रिसर्च पेपर पे नंबर बहुत लगभग नगण्य ही काटा ही नहीं गया है। बिल्कुल ही नहीं काटा गया है। ठीक है? इसलिए अच्छा आप कहेंगे कि आपको नंबर कैसे मिला फिर साइकोलॉजी वाले? साइकोलॉजी वालों आपको नंबर इसलिए मिला क्योंकि हिंदी वाले ने केस किया था। राजीव कुमार रंजन जी खुद ही पर्सनली केस किए थे कि उनका नंबर क्यों काटा गया। अच्छा ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ इसकी तो हियरिंग भी हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल पे पड़ी हुई है। आप जा करके डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे खंगालिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण हियरिंग वहाँ पे पड़े हुए हैं। देखिए वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश क्या कह रहे हैं, देखिए वहाँ पे हाई कोर्ट के न्यायाधीश एडवोकेट से क्या पूछ रहे हैं जो सरकार के एडवोकेट थे और आयोग के एडवोकेट थे। कि आप कैसे नंबर काट सकते हैं? आपने विज्ञापन में ऐसा नहीं लिखा था कि हम रिसर्च पेपर पे नंबर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी काटेंगे। ऑन द जो एक्सपर्ट मेंबर आएँगे उनके बुद्धिमत्ता के आधार पर नंबर काटेंगे, ऐसा तो आपने नहीं लिखा था। आपने केवल लिखा था पीयर रिव्यूड होना चाहिए, यूजीसी केयर होना चाहिए। फिर आप नंबर कैसे काट सकते हैं? यह चीज़ें प्रमुखता से माननीय न्यायालय ने दलील अपने उन्हें बहुत ज़ोर से डाँटा और ये चीज़ उनसे पूछा। इसके बाद आयोग के वकील ने भी स्वीकार किया कि नहीं साहब ये गलती ज़रूर हुई, इसमें हम दिखाते हैं। और उसके बाद से ही हियरिंग होने के बाद से हिंदी विषय के केस के दरमियान हियरिंग होने के बाद से राजीव कुमार रंजन जी के जो केस थे उसके बाद से कहें या फिर हिंदी विषय में जो एक रिसर्च पेपर पर नंबर काटे गए थे उसके बारे में कहें, उसके बाद से नंबर काटा जाना बंद हुआ। साहित्य विषय में भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट का कॉल आ रहा है। साहित्य विषय में भी इसी प्रकार बहुत सारे लोगों का नंबर काटा गया। क्यों? क्योंकि साहित्य विषय की औपबंधिक सूची बहुत पहले आ चुकी थी। ये अलग बात है कि साहित्य विषय का अब हाल के दिनों में साक्षात्कार होने जा रहा है। अगर मैं सही हूँ तो शायद साहित्य विषय का साक्षात्कार 8 तारीख को है। ठीक है? इसी 8 तारीख को 8 मई को। सॉरी 8 जून को। तो यानी कि लेकिन साहित्य विषय में भी बहुत सारे लोगों को नंबर कटे क्योंकि साहित्य विषय की जो पहली लिस्ट जारी हुई थी औपबंधिक सूची वो 2023 में ही जारी हो चुकी थी। इसलिए साइकोलॉजी वालों आपका चयन ज़रूर हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शहीद हुए हैं जिनका रिसर्च पेपर में नंबर काटा गया। 2 नंबर से चूक गए हैं चयन होने से। मेरे पास तो न जाने कितने लोगों के कॉल्स आए, बेचारे रो रहे थे, बिलख रहे थे कि बताइए मेरे अंदर किस प्रकार की क्वालिटी की कमी थी। तो ऐसे लोगों ने केस किया, इस तरह से लोगों ने अपनी बातें उन्हें तो कोई लाभ नहीं मिला, उन्हें तो वहाँ पर कह कर के किसी तरह डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन उसके बाद से आयोग ने सुधार किया और इस वजह से आपके रिसर्च पेपर पे एक लोगों का भी नंबर नहीं कटा है और इस वजह से कहीं न कहीं आप सुरक्षित रहें और आज आपका चयन हो चुका है। नहीं तो न जाने कितने लोग जो आज चयनित हो चुके हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे होते जिनका रिसर्च पेपर में नंबर कटता और 1-2 नंबर से वो बाहर हो गए रहते हैं। इसलिए आपको जिनका चयन नहीं हो सका है, उनके प्रति भी सहानुभूति रखनी चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों को देखा जो चयन होने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो आसमान में उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी विद्वता ही उनको चयनित कराई है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिनका चयन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका है। क्या कहा जाए? वही कहा जाता है ना युद्ध में जो जीता वही सिकंदर। तो चलिए जिनका चयन हुआ उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएँ और जिनका चयन नहीं हो सका उनके प्रति गहरी सहानुभूति। उम्मीद करते हैं कि जब अगली नियुक्ति प्रक्रिया आएगी देखने को, तो उसमें शायद आपका चयन हो जाए, मेरी ईश्वर से यही कामना है। और ऐसी सूचनाएँ निकल के आ रही हैं कि 2025 तक नई वैकेंसी आनी चाहिए। वैसे कब आएगी, क्या आएगी इसके बारे में कोई भी ठोस प्रेडिक्शन लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अल्टीमेटली वैकेंसी तो गवर्नमेंट को लानी है ना? तो इसके बारे में पूर्ण रूप से कह पाना बहुत मुश्किल है कि वैकेंसी कब आएगी।
लेकिन ऐसी एक संभावना है कि 25 में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि 2025 में नई वैकेंसी आनी चाहिए। बहुत लोगों को ये लग रहा है कि 2025 तक तो यही वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी, फिर नई वैकेंसी की बात कहाँ से? तो एक चीज़ और आश्वस्त कर दूँ, ठीक है, पहले वर्किंग कल्चर कुछ और था आयोग का, बहुत धीरे, सुस्त गति से वो चला करते थे। छोटे-छोटे विषय में भी 1-1 महीना समय लगा दिया करते थे। लेकिन आप देख रहे हैं जब से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है, बहुत फ़ास्टली वर्क हो रहा है। फिलॉसफी के इंटरव्यू हुए हैं, साइकोलॉजी के इंटरव्यू हो गए हैं, रिज़ल्ट प्रकाशित किए जा चुके हैं। फिलॉसफी के भी अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा, बहुत जल्द उनके 2-4 दिनों में ही उनके भी रिज़ल्ट प्रकाशित कर दिए जाने चाहिए। फिलॉसफी के रिज़ल्ट प्रकाशित कर दिए जाएँगे और आप देख रहे हैं कि साहित्य विषय की भी इंटरव्यू शुरू ही होने वाली है। इसके बाद एनवायरमेंटल साइंस की इंटरव्यू होगी, ठीक है? और इसके बाद फिर उर्दू वाले अभी वेटिंग में हैं, उनकी साक्षात्कार होगी, मैथमेटिक्स की साक्षात्कार होगी। ऐसे क्यू में सभी लगे हुए हैं, फिर आने वाले समय में हिस्ट्री का देखने को मिलेगा और भी जिनका केमिस्ट्री का देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे विषय हैं जिनका कॉमर्स का देखने को मिलेगा, राइट? बांग्ला का देखने को मिलेगा और आपको इसी प्रकार इकोनॉमिक्स का देखने को मिलेगा, फिज़िक्स का देखने को मिलेगा। इन सब विषय ये सब जो विषय हैं, ये सब क्यू में लगे हुए हैं। ये सब विषय कंप्लीट होंगे तब कोई नेक्स्ट बंडल देखने को मिलेगा जिसकी कि साक्षात्कार शुरू होगी। फिलहाल जितने विषय का मैंने नाम लिया, उन्हीं विषय का क्यू में कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी, रिज़ल्ट प्रकाशन होगा, जॉइनिंग होगी। ये रही कुल मिला के बात। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं कि अच्छा सबसे पहले एक बात और कर लेते हैं कि जिनका रिज़ल्ट प्रकाशन हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है कि मेरा कब रिज़ल्ट प्रकाशित होगा और कब जॉइनिंग होगी वगैरह-वगैरह। तो देखिए इसमें प्रोसीजर में वैसे थोड़ा देर लगता है। लेटर शिक्षा विभाग आयोग के पास से पहले शिक्षा विभाग जाता है, शिक्षा विभाग से राजभवन जाता है, राजभवन से पुनः शिक्षा विभाग आता है, शिक्षा विभाग से तब जाकर के विश्वविद्यालयों में जाता है। तो इन सब प्रोसेस में लगभग 1 से डेढ़ महीने का समय लग सकता है, राइट? तो ये मान के चलें कि अभी ये जून चल रहा है तो जुलाई के आखिर तक या फिर जुलाई के मिड तक आपकी जॉइनिंग होनी चाहिए। उम्मीद करिए जुलाई मंथ के मध्य माह में या फिर जुलाई के आखिर तक आपकी जॉइनिंग के लिए आपको वहाँ से लेटर वगैरह आएगा। आपको लगेगा कि जॉइनिंग कैसे होगी तो प्रत्येक कॉलेज आप जिस-जिस विश्वविद्यालय में आपका चयन हुआ है, उन सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा जैसे हम चलिए साइकोलॉजी का रिज़ल्ट ही निकाल लेते हैं थोड़ा-सा। साइकोलॉजी ये देखिए साइकोलॉजी का रिज़ल्ट है, तो यहाँ पे जिन-जिन विश्वविद्यालयों में जिनका-जिनका चयन हुआ है, आप ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को वहाँ से वहाँ पे काउंसलिंग का एक तारीख निर्धारित किया जाता है प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा। आप काउंसलिंग की तारीख पे जाएँगे समग्र रूप से। काउंसलिंग होने के बाद आपके सभी कागज़-पत्तर, दस्तावेज़ जो भी हैं, वो सब देखे जाते हैं। आपको लगता है काउंसलिंग में क्या-क्या लेके जाना होता है, तो वहाँ पे एक लिस्ट निकाली जाती है कि काउंसलिंग में आपको क्या-क्या लेके जाना होता है। अमूमन वहाँ पे मेडिकल सर्टिफ़िकेट और कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट वगैरह लेकर जाना होता है और बाकी सब ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं और साथ ही साथ जो आपका रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ था, ये सब चीज़ें होती हैं काउंसलिंग के दरमियान। बाकी काउंसलिंग में क्या-क्या लेके जाना है, आपको विश्वविद्यालय द्वारा जब लिस्ट निकलेगी काउंसलिंग की कि उसमें कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे, तो उसमें स्पष्ट रूप से रहेगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपको कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट और मेडिकल वाला सर्टिफ़िकेट बनवाना होता है। और इसके बाद काउंसलिंग के बाद फिर आपको अगला ये 10 दिन या फिर 1-2 सप्ताह का समय दिया जाता है जिस कॉलेज में चूँकि या आपका डायरेक्ट किसी विश्वविद्यालय में चयन ज़रूर हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय के अधीन जितने भी कॉलेजेज़ हैं, अब आपका चयन उस कॉलेजेज़ में होगा। तो काउंसलिंग के बाद फिर आपको अलग-अलग कॉलेजेज़ में 1 सप्ताह या 10 दिन के भीतर में आपको जॉइनिंग करनी होती है। तो यह है पूरी प्रोसेस। कई लोग की जानने की उत्सुकता होगी कि मेरी सैलरी क्या होगी? तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप 90,000 के क्लब में शामिल हो गए हैं, जिनका रिज़ल्ट प्रकाशन हुआ है। उनको पहले ही मंथ से लगभग 90,000 रुपए की सैलरी उनको एट हैंड मिलेगी। पहले जो हिंदी वाले जॉइन किए थे, उस समय उन लोग की सैलरी लगभग 84-85 हज़ार थी, लेकिन लगभग 1 आध साल उनका होने जा रहा है या हो चुका है। प्रत्येक वर्ष महँगाई भत्ता वगैरह भी बढ़ता है, इसलिए अभी आपकी महँगाई भत्ता बढ़ जाने की वजह से एट हैंड अब लगभग 3-4 हज़ार उनसे अधिक आएगा, तो अब लगभग आपका जो सैलरी होगा, लगभग 90,000 के अराउंड होगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर आते हैं जिन अभ्यर्थियों का ये क्लेम था कि जिनका चयन नहीं हुआ, वो क्या करें? बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मैं ईडब्ल्यूएस से आता हूँ, मेरा चयन होना चाहिए और कुछ लोगों का ये कहना था अच्छा एक सेगमेंट पे और ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए साइकोलॉजी का तो रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ, साइकोलॉजी विषय में कुल 126 सीटें थीं, राइट?
लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट प्रकाशन हो सका है वो मात्र 121 का हुआ है। तो बहुत लोगों का ये कहना था कि ये 121 का ही क्यों हुआ, बाकी का क्यों नहीं हुआ? तो आप को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो पीएच कैटेगरी की जो सीटें थी, वो पीएच कैटेगरी की सीटें यहाँ पर वैकेंट रख ली गई हैं, राइट? जो पीएच कैटेगरी में जिसमें अभ्यर्थी नहीं मिले, पीएच कैटेगरी की कुल कितनी सीटें थी? तो आप देख पा रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड की 9, डिफ एंड डम्ब की 3, ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड की 1, यानी कि टोटल 13 सीटें थी, राइट? पीएच कैटेगरी की। तो पीएच कैटेगरी में अगर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो वैसे केस में जनरल कैटेगरी में वो सीटें वैकेंट रख ली जाती हैं। तो पीएच कैटेगरी में कुल कितने लोगों का चयन होता है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 लोग ये हैं और इधर आपको 4 लोग, यानी 4 2 6, और नीचे में एक आध लोग और हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने हाइलाइट कर रखा है, मैंने देखा था कहीं, यस, नीचे में ये 2 लोग हैं, यानी 6 2 8, 8 लोगों का यहाँ पर चयन हुआ है। कितने लोग का चयन नहीं हुआ? 5 लोगों का और चयन नहीं हुआ है। तो वो 5 सीटें यहाँ पे देखिए वैकेंट रख दी गई हैं। जनरल कैटेगरी में कुल कितनी सीटें थी? 126 सीटें थी और 121 का ही मात्र चयन हुआ। रीजन कि 5 जो है पीएच फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले अभ्यर्थी नहीं मिले, इस वजह से 5 सीटें अगली वैकेंसी के लिए वैकेंट रख दी गई, वो बैकलॉग में चला गया। ठीक है। एक और लोगों का क्लेम था कि यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर की 5 सीटें थी, तो यहाँ पर एक जो गौतम राज जी हैं उनका फ्रीडम फाइटर में यहाँ पर तो हो गया है जनरल कैटेगरी में, लेकिन बाकी जो फ्रीडम फाइटर वाले अभ्यर्थी हैं वो लगातार 4 लोगों का चयन यहाँ पर कैसे हुआ है? क्या सब के सब ईडब्ल्यूएस में ही थे क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि सबका चयन फ्रीडम फाइटर वाले का ईडब्ल्यूएस में हो गया? तो एक चीज़ आपको समझना होगा, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये जो डिसेबल, देखिए मैं सभी मुद्दों पे चर्चा करूँगा। मुझे मालूम है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तत्पर हो रहे होंगे, जिनका रिज़ल्ट प्रकाशन नहीं हुआ, उनके लिए क्या है। आप सभी के लिए आज मैं मूड बना के आया हूँ, आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। चूँकि आपने इतना सारा मुझे कॉल किया है, दिन में 100 कॉल, 200 कॉल, बाप रे! मैं तो परेशान हो गया था। मुझे लगा नहीं चलिए आपके समक्ष चलना चाहिए। तो देखिए, एक्चुअल में हुआ क्या कि ये जो आप फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी और डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी देख रहे हैं, इसमें जो सीटें हैं ना, ये 2 तरह के रिजर्वेशन होते हैं। एक वर्टिकल रिजर्वेशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है? जैसे कि एससी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, अब ये सीट निर्धारित है। एसटी में कितनी हैं, ये सीट निर्धारित है। कुल सीटों का ये अलग-अलग भाग होता है। लेकिन ये जो डिसेबिलिटी वाली है ना, ये अलग से सीटें आवंटित नहीं होती हैं। ये जो समग्र रूप से 424 वैकेंसी निकली है, उसी 424 वैकेंसी में किसी न किसी कैटेगरी में ही वो ऐड ऑन होंगे। मतलब कि ये विजुअली इम्पेयर्ड की अगर 9 सीटें हैं, तो ये 9 सीटें ये अलग से नहीं है 424 में। ये किसी न किसी कैटेगरी में सम्मिलित हो जाएँगे। ये डब्ल्यूबीसी में हो जाएँ, बीसी में हो जाएँ, एससी में हो जाएँ, एसटी में हो जाएँ, जनरल कैटेगरी में हो जाएँ, राइट? आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? जब सीटें वैकेंट रह जा रही हैं, तब तो वो सीटें जनरल कैटेगरी में खाली की जा रही हैं और चयन किसी कैटेगरी में हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये होता है कि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी अगर अंध दिव्यांगता रखता हो, ब्लाइंड हो और उसका चयन वो एससी कैटेगरी का भी दावेदारी रखता हो और अगर उसका चयन और उसने यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस जो दे रखी है, उस यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस, अच्छा एससी कैटेगरी का, और वो सपोज़ दैट मानिए उसका एपीआई इंडेक्स और इंटरव्यू का मार्क्स मिला कर के इतना अच्छा स्कोर आ जाता है कि वो अनरिज़र्व कैटेगरी में चयन हो जाता है। लेकिन जो उसने यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस दे रखी है, वो अनरिज़र्व कैटेगरी में उसको नहीं मिल पा रही है। लेकिन हाँ, एससी कैटेगरी में उसको वो यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस मिल जा रही है। तो ऐसे केस में उस कैंडिडेट को फिर आपको एससी कैटेगरी में भेज दिया जाएगा, राइट? एससी कैटेगरी में विजुअली इम्पेयर्ड का चयन हो जाएगा और एक सीटें अब विजुअली इम्पेयर्ड की मान के चलिए वो अब एससी के रूप में कट जाएँगे। एससी कैटेगरी में वो चली जाएँगी। इसी तरह से होता है। तो जो फ्रीडम फाइटर की आपने सीटें देखी, यहाँ पे लगातार जो 4 सीटें आपको लग रही थी कि ये 4 सीटें कैसे ईडब्ल्यूएस में ही आ गई है, वो इसलिए कहीं न कहीं आई होगी क्योंकि इनका फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो होगा, वो फर्स्ट प्रेफ़रेंस जनरल कैटेगरी में इनका फुलफ़िल नहीं हो पा रहा होगा, राइट? इस वजह से ये इधर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जंप हो गए। अब जैसे अनामिका सिंह जी हैं, इनको तो मैं पर्सनली जानता हूँ, इनका गृह जिला आपको कैमूर भभुआ ही है। तो अनामिका जी चाहेंगे कि मुझे वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी मिल जाए। देखिए इनका फर्स्ट प्रेफ़रेंस वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी कहीं न कहीं रहा होगा। इसलिए इनका देखिए फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के रूप में इनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चयन हो गया है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस में शायद उनको मिल जाता, लेकिन जनरल कैटेगरी में उनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिल पाती। इसलिए कहीं न कहीं इनका चयन इस कैटेगरी में हो गया है। तो ये है देखिए टोटल का सीन, आखिर कैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये आए हैं। और बाकी तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि रिज़ल्ट में कैसे क्या हुए, ये बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाली बातें हैं। जैसे एक सामान्य तरीके से रिज़ल्ट निकलता है, वैसे रिज़ल्ट प्रकाशित किया गया है। हाँ, इसमें अभी भी एससी कैटेगरी में बहुत सारी सीटें वैकेंट रह गई हैं,
तो अब वो सीटें पिछले अगले वैकेंसी में बैकलॉग में चली जाएँगी। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर बैकलॉग में जाएँगी, तो क्या वो पुनः से एससी कैटेगरी में ही रन की जाएँगी या फिर उसको जनरल में मर्ज करके एक सामान्य रिज़र्वेशन पॉलिसी जो लागू की जाती है, वो किया जाएगा? तो देखिए बिहार स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो रिज़र्वेशन पॉलिसी के बारे में कोई स्पष्टीकरण गाइडलाइन ये लोग बनाते हैं, लेकिन उस पर फॉलो जब करने वाली बात आती है तो पता नहीं ये लोग भूल जाते हैं कि क्या करते हैं। अगर अब तक सभी चीज़ें स्पष्टीकरण रहती रिज़र्वेशन पॉलिसी को लेकर के, तो नियुक्ति प्रक्रिया में इतनी देर ही नहीं हुई रहती। क्यों ही आखिर मामला अमोद प्रमोदी जी कोर्ट केस में लेकर के जाते हैं? रिज़र्वेशन पॉलिसी वाला, रोस्टर वाला क्यों आखिर अमोद प्रमोदी जी को लेके जाना पड़ा? क्योंकि स्पष्टीकरण नहीं था। तो ये चीज़ें आने वाली वैकेंसी में क्या सरकार करेगा, क्या नहीं करेगा? वैसे तो बैकलॉग को रन करने का 3 सत्र होता है। जैसे पहली बार निकला, अगले बार पुनः से उसी कैटेगरी में रन करेगा। फिर उसके बाद अगली बार उसी कैटेगरी में रन करेगा। लेकिन ये बैकलॉग लंबे समय बाद आया है, तो देखिए आने वाला वक़्त बताएगा। वैसे नियमतः ये सेम कैटेगरी में ही रन करना चाहिए। आने वाला वक़्त बताएगा कि इसको ये लोग कैसे इस पर डिवाइडेशन करते हैं। चलिए, तो फिलहाल इसमें से जितने लोग चयन हुए हैं, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ और जिनका चयन नहीं हुआ है, उनके लिए भी अग्रिम भविष्य उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि उनका भी चयन जल्दी कहीं न कहीं हो जाए। देश खाली है, आप पूरे देश में कहीं भी अप्लाई करते रहें। अच्छा, अब जिनका चयन नहीं हुआ है और वो असंतुष्ट हैं आयोग से, उनको लग रहा है कि उनका स्कोर बहुत अच्छा था, जबकि उनका स्कोर कहीं न कहीं कम करके आँका गया। उनसे कम स्कोर वाले का चयन हो गया, उनका कैसे नहीं चयन हुआ? तो ये सब के लिए वो बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं, इतने ज़्यादा उग्र हैं कि वो लोग अभी से कोर्ट केस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए मेरी स्पष्ट रूप से ये सलाह है कि आप कोर्ट केस करके आपको लग रहा है कि आपको विजय हासिल हो जाएगा, आपकी समस्या का हल मिलेगा, तो देखिए ऐसी बातें नहीं हैं। आप केवल इकोनॉमिक रूप से हरास होंगे, मेंटली हरास होंगे, ठीक है? आर्थिक और शारीरिक, फिज़िकली हर तरह से आप मेंटली हरास होंगे। इसलिए आपको हैरेसमेंट से बचने के लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि वास्तव में आपका स्कोर आयोग ने कितना आँका है, ठीक है? इंटरव्यू में आपको मार्क्स कितने मिले हैं? उस वर्ग का कट ऑफ कितना है? सपोज़ दैट आप एससी में हैं, तो आपका एससी में जानना चाह रहे हैं स्कोर, तो आपका एससी में कितना स्कोर बना है? एससी का कट ऑफ क्या है? ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या है? आपका उस कैटेगरी में स्कोर कितना आया है? आपके रिसर्च पेपर को कितना माना गया है? आपके एक्सपीरियंस को माना गया है कि नहीं माना गया है? ठीक है? तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी? ये सब चीज़ें आरटीआई से पता चलेंगी। तो ये देखिए ये वीडियो पर मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, आप किसी भी विषय के अभ्यर्थी मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, चाहे हिस्ट्री के हों, पॉलिटिकल साइंस के हों, ज्योग्राफी के हों, इकोनॉमिक्स के हों, फिज़िक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, चाहे किसी भी विषय के हों, आप सभी लोग इस वीडियो को गंभीरता से लीजिएगा और आने वाले समय में अगर आपको भी ऐसा कहीं न कहीं असंतुष्टि भाव होता है, आपको लगता है कि मेरे संग अनजस्टिस हुआ है, तो आप लोग भी इस फ़ॉर्मूला को अप्लाई करिएगा। वो फ़ॉर्मूला क्या है? आरटीआई। क्योंकि आयोग के द्वारा सभी चीज़ें तो स्पष्ट की जा रही हैं, कट ऑफ स्कोर दर्शाया जा रहा है, सब चीज़ें। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है वास्तव में कि रिज़ल्ट प्रकाशन का जो कट ऑफ स्कोर है वो कितना है। इंटरव्यू का तो कट ऑफ स्कोर ये दर्शा रहे हैं कि कितने एपीआई स्कोर पर ये इंटरव्यू कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि रिज़ल्ट जो प्रकाशित किया जा रहा है उसका कट ऑफ स्कोर क्या रह रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि इंडिविजुअल अभ्यर्थी का कितना कट ऑफ स्कोर रह रहा है। वैसे तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के मेरी ओर से अब तक जितने भी विषय का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, कोशिश की गई है कि अधिक से अधिक विषय के रिजल्ट के बारे में एपीआई स्कोर यहाँ पे दर्शाया जाए, ठीक है? तो वो एपीआई स्कोर मैं कैसे दर्शाता हूँ? जितने भी अन्य लोगों द्वारा मेरे द्वारा आरटीआई कराई जाती है और उनका यहाँ पर मुझे स्कोर कार्ड भेजा जाता है और इसी स्कोर कार्ड को यहाँ पे मैं रिवील करता हूँ। तो देखिए मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताऊँ कि आरटीआई आप कैसे करें, इससे पहले मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, जब आप आरटीआई करेंगे और आरटीआई के बाद जो आपको रिपोर्ट आयोग के द्वारा मिलेगी, उसका एक कॉपी व्हाट्सएप पे मेरे हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल वाले नंबर पे जो व्हाट्सएप चैनल का नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है, मेरा इंडिविजुअल नंबर है, आप ज़रूर उसे मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। कब? जब आपको आरटीआई का आयोग के द्वारा रिप्लाई आएगा, राइट? ये आपकी मुझे लगता है नैतिक कर्तव्य आपका बनता है। चलिए, देखिए हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल आपके लिए सदा ही काम किया है। अभी मैं जो साइकोलॉजी वाले की बात कहा, जो रिसर्च पेपर में नंबर नहीं कट रहा है, वो कहीं न कहीं ये मेरी ही भूमिका थी। मैंने ही इस चीज़ को रिवील किया, तब जाकर के लोग जागरूक हुए और फिर लोग अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए कोर्ट केस वगैरह किए और आज ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मैंने बताया कि आरटीआई कैसे किया जाता है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है?
अच्छा, आरटीआई वाले मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड ही नहीं पता है। उनके लिए आज एक प्रमुख खबर निकल के आई है, जिनको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं पता है। देखिए, यूज़र आईडी क्या होता था? आपका ईमेल आईडी होता था और पासवर्ड जो कि आप स्वयं जनरेट किए होते थे। तो यूज़र ईमेल आपका नहीं होने की वजह से आपको कॉल लेटर भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि कॉल लेटर जो है ना, वो ईमेल आईडी पर ही आया करता है। कॉल लेटर 2 माध्यमों से प्राप्त होता है, एक ईमेल आईडी से और एक डाकिया द्वारा बाई पोस्ट आपके घर पे पहुँचता है। तो जिनका ईमेल आईडी भूल गया है, उन्हें क्या करना है? चूँकि उन्हें तो बाई ईमेल उनको प्राप्त होगा नहीं, तो इसलिए आयोग ने आज देखिए एक नोटिस निकाली है, तो मुझे लग रहा है वो नोटिस आप लोग को ध्यान से देख लेना चाहिए। वो नोटिस ये है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन 21/9/2020 आप देख पा रहे हैं, ये 21/9 यानी 21 सितंबर को ये विज्ञापन निकला था। बाप रे! 4 साल होने जा रहे हैं। तो 21 सितंबर के अंतर्गत अग्रेतर पत्राचार के लिए अतिरिक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या जोड़ने हेतु आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र यानी आपको एफिडेविट देना है। किसके? कोर्ट के द्वारा एफिडेविट बनाना है। और वो क्या चीज़ का एफिडेविट कि ये ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर मेरा ही है, ठीक है? मेरा मतलब जो अभ्यर्थी हैं उनका ही है, ये किसी और का नहीं है, जिसे आयोग द्वारा समर्पित किया जाए। पूर्व में जो ईमेल आईडी और जो भी नंबर वगैरह दिए गए थे, वह नंबर भूल गया या उसका कहीं न कहीं वो अभी वर्किंग नहीं है, इसलिए इस ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को स्वीकार किया जाए। इस आधार पे आप कोर्ट में एफिडेविट बना लेंगे, वकील साहब लोग से आप मिलिएगा कोर्ट में जाकर के, वो आपको स्पष्ट बता देंगे। तो आवेदन पत्र समर्पित करने के बाद देखिए यहाँ पे आगे क्या कर रहा है, निर्गत शपथ पत्र एवं स्वयं अपने आधार कार्ड के साथ आयोग के अवर सचिव के समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन समर्पित करेंगे। मतलब आपको एक बार आयोग में जाना होगा, जो अवर सचिव हैं आयोग के, उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना आवेदन आप उनको समर्पित कर देंगे। ठीक है? ये केवल वैसे लोगों के लिए है जिनको अपना ईमेल आईडी जो विज्ञापन में लगाए थे, वो ईमेल आईडी उनका मिस हो गया, उनके लिए है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि उक्त अभ्यावेदन के साथ समर्पित कागजातों, प्रमाण पत्रों का जांचोपरांत अतिरिक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर जोड़ने से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है? आपकी आवेदनों की जांच पड़ताल हो जाएगी, इसके बाद फिर आगे आपकी उसके अकॉर्डिंग नंबर वगैरह जोड़ दिया जाएगा। आप इसके संबंधित जो भी एविडेंस होगा कि आप रियल में अभ्यर्थी हैं, एप्लीकेंट हैं, वो आप लेते जाइएगा, क्योंकि उसी से तो आपका ये जाहिर होगा कि वास्तव में आप एप्लीकेंट हैं कि नहीं हैं। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, जो आरटीआई की बात करते थे, तो देखिए आरटीआई में करना क्या है? सबसे पहले ये देखिए आपको मैं फर्स्ट जो एनवेलप होता है, एनवेलप पे आपको क्या लिखना है, मैं वो दिखा देता हूँ सभी चीज़ें। देखिए एनवेलप पे एक कोने में लिखिएगा प्रेषक, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ओके? क्या-क्या लिखना है आपको? प्रेषक में यहाँ पे प्रेषक दे दीजिएगा और प्रॉपर अपना नाम और प्रॉपर पता दीजिएगा विथ पिन कोड और मोबाइल नंबर, क्योंकि इसी सेम एड्रेस पे आपको रिप्लाई भी मिलेगा, आयोग के द्वारा जो रिप्लाई आएगा। और इधर क्या करना है, बीच में आप क्या लिख दीजिएगा, सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अकादमिक भवन, 8वां तल, बुध मार्ग, पटना। 8वां तल क्यों? क्योंकि आयोग की जो ऑफिस है वो 8वें तल्ले पे है। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति क्यों देना है? क्योंकि वो पूरे भवन का नाम जो है यही है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अकादमिक भवन, और उसी भवन में ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग चल रहा है। इसलिए ये प्रॉपर आप लिखेंगे, सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अकादमिक भवन, 8वां तल, बुध मार्ग, पटना, और 840 है इसके बाद 1। ये आप एनवेलप पे लिखेंगे ऊपर, ठीक है? आरटीआई डालने के लिए। अब आरटीआई के अंदर आपका क्या-क्या मैटर होगा? देखिए आरटीआई के अंदर जो मैटर होगा मैं वो भी आपको रिवील कर देता हूँ। 1 मिनट। यस, ये देखिए आरटीआई के अंदर आप यही चीज़ें लिखेंगे। क्या-क्या? देख लीजिए, मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से सभी चीज़ें लिख करके ऑलरेडी रखी गई हैं। सेवा में, आप ऊपर क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान लोक सूचना पदाधिकारी। आप इस वीडियो को धीरे से पॉज़ कर के भी मेरी आवाज़ को सुन करके भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना। विषय में क्या डालेंगे? सूचना के विषय में लिख दीजिएगा, विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित सूचना निर्गत के संबंध में। ठीक है? अब इसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप विज्ञापन संख्या लिख देंगे।
आपकी सभी विषयों की विज्ञापन संख्या अलग-अलग है, तो ध्यान रखेंगे। ये जो लेटर विशेष रूप से तैयार किया गया है आरटीआई माँगने के लिए, ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट को ध्यान में केंद्रित करते हुए रखा गया है क्योंकि अभी साइकोलॉजी के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा उपेक्षित हैं, राइट? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको आरटीआई कब माँगना है, आपके रिजल्ट प्रकाशन के बाद माँगना है क्योंकि रिजल्ट प्रकाशन के पहले अगर आप आरटीआई देते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है, बेकार में आप आरटीआई करेंगे और उसका कोई जवाब आपको नहीं मिलने वाला है। राइट? तो आप आरटीआई कब डालेंगे? रिजल्ट प्रकाशन के बाद। तो देखिए विषय में क्या लिख देंगे? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित सूचना निर्गत करने के संबंध में। इसके बाद लिखेंगे विज्ञापन संख्या एपी असिस्टेंट प्रोफेसर एपी जैसे यहाँ साइकोलॉजी है पीएसवाईसी डैश विज्ञापन संख्या इसकी 16 थी ऑब्लिक 2021 ठीक है? ये विज्ञापन संख्या टोटल है। हर विषय की ऐसे ही विज्ञापन संख्या लिखी गई है। विज्ञापन संख्या लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? सहायक प्रोफेसर मनोविज्ञान अगर आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से जो भी है वहाँ पे सब्जेक्ट लिखिएगा। साक्षात्कार से परीक्षा फल से संबंधित, ये टोटल आपका विषय में हो जाएगा, राइट? विषय में ये चीज़ें हो जाएँगी। मैं एक बार ज़ूम कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? चलिए आगे क्या लिखना है? आगे लिखना है 1 अब यहाँ पे पहला क्रमांक दे देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए पहला क्रमांक, विषय लिखने के बाद अब एक साइड यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 1 में? मेरा क्रमांक ऑब्लिक दे करके यूनिक आईडी और आपका जो यूनिक आईडी है जिसको यूआईडी नंबर कहते हैं यूनिक आईडी यहाँ पे लिख देंगे ठीक है यूनिक आईडी है और इसके बाद लिखेंगे मुझे साक्षात्कार में तीनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट और आयोग सदस्यों के द्वारा दिया गया अंक जिसमें सबों का हस्ताक्षर हो कि सत्यापित प्रति निर्गत की जाए पहला क्या आप मांगे और कॉमनली आपका क्या होता है कि हमारा भैया कितना एक्सपर्ट ने नंबर दिया वो सब चीज़ें दीजिए ठीक है तो पहला में आप लिख देंगे मेरा क्रमांक यूनिक आईडी और यहाँ पे यूनिक आईडी लिखते हुए लिखेंगे है मुझे साक्षात्कार में तीनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट और आयोग सदस्य के द्वारा दिया गया अंक जिसमें सबों का हस्ताक्षर हो कि सत्यापित प्रति निर्गत की जाए ठीक है एक्चुअल में साइकोलॉजी विषय में जो अमूमन एक्सपर्ट है जहाँ तक सूचना प्राप्त है कि 4 ही एक्सपर्ट थे 3 एक्सपर्ट थे और एक बोर्ड के मेंबर थे तो इसीलिए यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट लिखा गया अगर आपके बोर्ड में 4 हैं तो आप 4 लिख सकते हैं ठीक है चूंकि यहाँ पे साइकोलॉजी में 3 ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं इसीलिए यहाँ लिखा गया तीनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट और आयोग सदस्यों के द्वारा दिया गया ठीक है अगर आपके बोर्ड में 4 हैं तो आप यहाँ पे लिखेगा चारों सब्जेक्ट एक्सपर्ट और आयोग के सदस्य द्वारा दूसरा आप क्या लिखेंगे मुझे पत्रिका ठीक है यहाँ पत्रिका की जगह आप लिख सकते हैं मुझे रिसर्च जर्नल या रिसर्च पत्रिका और अवार्ड में दिए गए अंकों की सत्यापित प्रति दी जाए बहुत लोगों को ये दुविधा है कि मेरा रिसर्च पेपर काउंट किया गया है कि नहीं तो आप ये लिखेंगे मुझे सत्यापित मुझे रिसर्च पेपर की पत्रिका या फिर मुझे पत्रिका और अवार्ड में दिए गए अंकों की सत्यापित प्रति दी जाए तीसरा क्या लिखेंगे सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट का क्या लिखेंगे सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट का एकेडमिक अवार्ड जनरल और इंटरव्यू में दिए गए अंकों की जानकारी सत्यापित प्रति दी जाए ठीक है इससे आप इमेजिन कर पाएंगे कि वास्तव में उनको कितना नंबर मिला है तो आप क्या लिखेंगे तीसरा सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट का एकेडमिक अवार्ड जनरल और इंटरव्यू में दिए गए अंकों की जानकारी सत्यापित प्रति दी जाए ओके इसके बाद चौथा आप क्या लिखेंगे अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है बहुत लोगों को ये दुविधा है टीचिंग एक्सपीरियंस का नंबर मिला है कि नहीं तो आप ये लिख देंगे मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस में दिए गए अंकों की सत्यापित प्रति दी जाए चौथा क्या होगा मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस में दिए गए अंकों की सत्यापित प्रति दी जाए ये लिखने के बाद आप नीचे में लिखेंगे नाम ऐसे नीचे में एकदम नीचे में लिख देंगे नाम इसके बाद फिर से पता लिख देंगे अगर आप किसी कार्यालय से ये चीज़ मांग रहे हैं आप सपोज दैट आप कहीं जॉब करते हैं तो अपने कार्यालय का यदि पता हो तो कार्यालय का पता दे दीजिए ईमेल आईडी अपना दे दीजिए कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए अब एक चीज़ आप समझिए इस आवेदन जो आप आवेदन लिख रहे हैं उसके संग आपको आरटीआई के लिए एक पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना होता है ठीक है यहीं पे एक पोस्टल ऑर्डर पिन अप कर देंगे मैं अभी आपको पोस्टल ऑर्डर भी दिखाता हूँ यहीं पे पोस्टल ऑर्डर भी पिन अप कर देंगे राइट तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको दिखाया नीचे में पता तो कॉन्टेक्ट नंबर देने के बाद यहाँ पे शुल्क जमा लिखेंगे शुल्क जमा अगर आपका पोस्टल एड्रेस 10 रुपए का देखिए मिनिमम 10 रुपए का ही डालिएगा 10 रुपए से नीचे का नहीं अगर मान लीजिए उस पोस्ट ऑफिस में 10 रुपए का पोस्टल एड्रेस नहीं है 20 का है तो 20 का लगा दिए 50 का है 50 का लगा दिए अगर मान लीजिए 100 का है तो लगा दिए 100 का
वैसे मिनिमम कितनी ज़रूरत होती है? ₹10 का पोस्टल ऑर्डर की ज़रूरत होती है, ठीक है? कोशिश करिए 10 का लगाइए, नहीं है तो 20 का, नहीं है तो 50 का, ऐसे आप लगा दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे शुल्क जमा रुपीज़, अगर 10 का है तो 10, 50 का है तो 50, डैश देकर के आईपीओ, ठीक है? आईपीओ मतलब इंडियन पोस्टल ऑर्डर, आईपीओ, और यहाँ पे आईपीओ का नंबर होता है, वो नंबर एंटर कर देंगे और डेट यहाँ पे दे देंगे, ठीक है? पोस्टल ऑर्डर का जो नंबर होता है वो नंबर, और यहाँ पे सामने डेट। इसके बाद यहाँ पे फिर स्थान लिख देंगे स्मॉल में, कि आप जिस जगह से भेज रहे हैं, और दिनांक लिख देंगे, और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर, कॉर्नर पे आवेदक का हस्ताक्षर, ठीक है? ये है टोटल फॉर्मेट। एक बार आप फिर से, मैं आपकी सुविधा के लिए इसको धीरे 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 स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है? इसको धीरे 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 मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ओके, ये है टोटल। अब चलिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इंडियन पोस्टल ऑर्डर कैसा होता है। ये देखिए इंडियन पोस्टल ऑर्डर है, इसको भी भरना होता है। ये देखिए आपको एक साइड की प्रति दिखाई दे रही है, ये दो प्रति होती है, एक साइड इधर भी प्रति होती है, वो आप काट के अपने पास रख लेंगे, और ये वाली प्रति वहाँ पे पिन अप कर देना है। इसमें देखिए क्या-क्या होता है, ये पे टू मतलब आप किसको अदा कर रहे हैं? तो सूचना पदाधिकारी, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना, वो लिख देंगे। यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे? प्रेषक अपना नाम, पता यहाँ लिखें। तो यहाँ पे सेल्फ एड्रेस अपना नाम के संग यहाँ पे अपना पता वगैरह दे देंगे। एट द पोस्ट ऑफिस कहाँ पे भेजना है? तो जीपीओ पटना, ये जीपीओ गोलंबर जो पटना है, तो जीपीओ पटना लिख देंगे, और अधिक से अधिक उसका पिन कोड भी डाल देंगे। पिन कोड क्या? वही जो मैंने अभी अभी आपको एड्रेस में दिखाया था, 8 और 4 या 5 जीरो और 1 जो था वो लिख देंगे। तो जीपीओ पटना लिखने के बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, राइट? आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, बोलिएगा कि मुझे आरटीआई के लिए जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर होता है वो ₹10 का दीजिए। ₹10 का नहीं है तो आप उनसे 20 का लीजिए, नहीं तो 50 का लीजिए। तो इस तरह से इसको भरने के बाद इसको कहाँ पे पिन अप करना है? इसको पिन अप करना है जो आपने एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाया, इस एप्लीकेशन में पिन अप करना है। पिन अप करने के बाद आप उस इन्वेलप में भर देंगे, ठीक है? कौन से इन्वेलप? जिस इन्वेलप का मैंने अभी आपको ज़िक्र किया। इस इन्वेलप में भर देंगे, और इन्वेलप में भरने के बाद बाय पोस्ट आप इसे भेज दीजिए। ओके, ये है टोटल प्रोसीजर। अब मुझे लग रहा है कि पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी कि आरटीआई कैसे भेजा जाता है। और इसी अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको अभी-अभी बताई कि आरटीआई बिना रिजल्ट प्रकाशन का आप ना भेजिएगा, क्योंकि रिजल्ट प्रकाशन से पहले अगर आप भेजते हैं तो आपको आयोग के द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी, ठीक है? क्योंकि वो आपको सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि अभी रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ है। ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मैंने अभी-अभी आपको कहा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उग्र हो रहे हैं, खासकर साइकोलॉजी वाले, जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो देखिए, उग्रता भी आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आप पहले अपना स्कोर कार्ड जान लें, इसके बाद ही आप आगे कोई डिसीज़न लें। और दूसरी बात देखिए, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो बहुत बढ़-चढ़ करके अपना कैलकुलेशन किए हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, मेरा एक्सपीरियंस पे पेपर मान्य ही किया जाना चाहिए। अरे! कैसे मान्य होगा? उसका एक फॉर्मेट था प्रॉपर। फॉर्मेट क्या था? राज्यपाल द्वारा उसपे सॉरी रजिस्ट्रार द्वारा काउंटर साइन हो, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल या कॉलेज के हेड द्वारा, यूनिवर्सिटी हेड द्वारा साइन होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें फॉर्मेलिटी थी। दूसरी बातें क्या थी? और भी अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा है कि ये फॉर्मेलिटी होने के बावजूद भी उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा हमको ऐसा प्रतीत होता है कि रिसर्च पेपर में नंबर काट लिए गए। तो आप आरटीआई करिए, आरटीआई से आपको पता चलेगा कि सॉरी, रिसर्च पेपर नहीं, एक्सपीरियंस के नंबर काट लिए गए हैं। तो आप आरटीआई करिए, आरटीआई से पता चलेगा कि आपके एक्सपीरियंस काटे गए हैं कि नहीं काटे गए हैं। लेकिन अमूमन जिसका इस फॉर्मेट रह रहा है, उसका नहीं काटा गया है। ओके? पॉइंट टू बी नोटेड। जो इस फॉर्मेट का फ़ॉलो अप कर रहे हैं, रजिस्ट्रार का काउंटर साइन है, प्रिंसिपल का है, हेड का है, उनका रिसर्च पेपर सॉरी एक्सपीरियंस का नंबर नहीं काटा जा रहा है। रिसर्च पेपर की बात रही तो मैंने आपको टोटल राम कहानी बताई ही कि कैसे-कैसे रिसर्च पेपर में लगभग सभी विषयों में नंबर काटे गए हैं। सभी विषयों में ही नंबर काटे गए हैं, लेकिन साइकोलॉजी में रिसर्च पेपर में नंबर नहीं काटे गए हैं, क्योंकि कोर्ट के द्वारा इस पे अच्छी खासी बहस हुई थी, कोर्ट के द्वारा ऐसा गाइडलाइन दिया गया था, नंबर नहीं काटे गए हैं। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि और भी बहुत सारे आपके प्रश्न थे। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जितने आपके सभी प्रश्न थे, मैंने यहाँ पे सभी प्रश्नों के जवाब दे ही दिए हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना था कि पीएचडी के दरमियान जो रिसर्च पेपर एक्सपीरियंस है, क्या उसे मान्य किया जाएगा? तो देखिए, पीएचडी के दरमियान अगर आप कहीं पे एक्सपीरियंस वगैरह हासिल किए हैं, खासकर रेगुलर मोड में वो इंस्टीट्यूट नहीं है, एफिलिएटेड कॉलेज वगैरह है, तो इसके बहुत कम चांसेज़ हैं कि आपके एक्सपीरियंस काउंट किए जाएँ, राइट? तो ये मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम संभावना है ऐसे केस में कि आपके एक्सपीरियंस काउंट किए जाएँ। ठीक है? किस केस में? अगर आप पीएचडी कर रहे हों और उस दरमियान एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर हों।
चलिए, ये सब कुल मिला के बातें रहीं और मुझे अब नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई बातें हैं जो आपको बताने लायक हैं। आगे भी ऐसा लगेगा कि कुछ सूचनाएँ हैं जो कि आपको बताने लायक हैं, मैं ज़रूर आपके समक्ष आने की कोशिश करूँगा। चलते-चलते एक चीज़ और पुनः रिक्वेस्ट कर दूँगा, देखिए समय अभाव होता है, सबकी निजी व्यस्तता होती है, इसलिए प्लीज़ जिनके पास भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल ना करें और जो भी लकी लोग हैं, वो तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से जुड़ ही चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं कि मुझे भी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से जुड़ना है। तो देखिए अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिमिट है, वो 1024 लोगों की लिमिट है। तो जो लकी लोग हैं 1024 वो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं। भविष्य में ऐसा देखेंगे अगर आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो कोई दूसरा भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। फिलहाल वो व्हाट्सएप ग्रुप पूरी तरह से फुल है, तो इसलिए जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो लाभान्वित हो ही रहे हैं। बाकी आप डायरेक्ट आप यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे ईमेल पर भी कमेंट कर सकते हैं। ईमेल highereducationworld@2022 जीमेल डॉट सॉरी highereducationworld2022@gmail.com पे भी आप ईमेल कर सकते हैं। ओके। बाकी मुझे लग रहा है कि मैं आपके समक्ष सभी बातें रख चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दिया करें, मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहता है, आपके लिए नेक्स्ट सूचनाएँ ला पाता हूँ और ये बहुत ख़ास है, महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इसको अन्य तक तो ज़रूर ही शेयर करें, ओके? ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। फाइनली कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि मैंने आपके समक्ष सभी बातें रख दी हैं। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने आखिर तक इस वीडियो को सुना। थैंक यू सो मच।